नमस्कार, आपका स्वागत है ई एजुकेशन वीडियो में। आज हम जो पिछले क्लासेस चल रही थी उसकी 10th क्लास है, जिसमें हम सीटेट ज्योग्राफी की अपरदन का टॉपिक पढ़ेंगे। अपरदन जो मिट्टी से रिलेटेड है। भूमि का एक पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। मतलब पृथ्वी की सतह होती है, धरातल, वो घिस के टूट जाती है। कैसे? हवा से या बारिश से, पानी या नदी के कटाव से। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? मिट्टी का अपरदन कहते हैं। अपरदन के द्वारा सतह नीची हो जाती है। मतलब वहाँ की जो मिट्टी है या तो उड़ जाएगी, कहीं और चली जाएगी वायु से, और नहीं तो नदी के बहाव की वजह से वो मिट्टी नदी के जो पानी के बहाव के साथ बह के कहीं और इकट्ठी हो जाएगी। और जहाँ से वो मिट्टी उठी है वहाँ क्या हो जाएगा? सतह नीची हो जाएगी। तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के इनका फिर से निर्माण होता है। मतलब जहाँ ये मिट्टी वापस इकट्ठी होगी वहाँ क्या होएगा? निक्षेपण हो जाएगा। ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु और बर्फ द्वारा होती है। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन व निक्षेपण के ये प्रकार धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक जाते हैं, मतलब चले गए थे। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, समुद्र के 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होता है। मतलब पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र तल के 6000 किलोमीटर अंदर खोदना पड़ता है। पृथ्वी के आयतन मतलब वॉल्यूम का 1% हिस्सा ही पर्पट्टी है, बल्कि 84% मेंटल और 15% हिस्सा क्रोड। पृथ्वी की त्रिज्या के 6371 किलोमीटर है। इग्नियस, लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि, और सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ होता है स्तर। मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द मेटामॉर्फिक जिसका अर्थ होता है रूप का परिवर्तन। जीवाश्म, सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। मतलब सेल की परतों में मृत पौधे, मतलब झाड़ियाँ, पौधे कटे हुए, उनके ऊपर मिट्टी आ जाती है, जंतु के अवशेष उनके ऊपर मिट्टी आ जाती है, फिर उसको खोदते हैं तो उसके अंदर जो अवशेष मिलते हैं तो उसको जीवाश्म कहते हैं। फिर आता है धरातल के रूप। क्या आता है? धरातल के रूप। हिमालय व अल्प्स, राकीज, एडीज आदि मोड़दार वलित पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? मोड़दार मतलब वलित होते हैं। वलित किसको कहते हैं? मोड़दार को कहते हैं। भारत में विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत, ब्लॉक पर्वत तथा नर्मदा के तापभ्रंश घाटी के उदाहरण है। वी आकार की घाटियाँ। ये वी आकार की घाटियाँ क्या होती है? देखिए, नदी पर्वत क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गर्त, मतलब जो नदी पर्वत क्षेत्र में अपनी तली को काट के
जो वी शेप में कार का निर्माण हो जाता है। इन्हें अंग्रेजी अक्षर वी के आकार की घाटी का निर्माण होता है। जबकि घाटी गहरी एवं संकरी होती है तो इसको क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। अगर ये घाटी और गहरी हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं? गार्ज। वी आकार की घाटी और गहरी होने पर गार्ज कहलाती है। हिमालय पर्वत के सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के गार्ज है। हिमालय पर्वत के सतलज व ब्रह्मपुत्र नदियों के गार्ज है, मतलब नदियाँ गिरती है तो वी आकार की बन जाती है। ज़्यादा गहरी होगी तो क्या कहलाएगी? गार्ज कहलाएगी। फिर आता है जल प्रपात। जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। अधिक वेग से नदियों का जल जो नीचे गिरता है तो वो क्या होती है? उसमें हाँ, जलप्रपात बन जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अमेरिका के वेंजुला का एंजल, क्या है? वेंजुला का एंजल है। भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात सराकत पर जोग, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम और नर्मदा नदी पर कपिल धारा एवं धुआंधार है। डेल्टा नदी के सागर में गिरने से पहले विसर्प मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते के उनमें बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण डेल्टा का निर्माण होता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का प्रमुख डेल्टाओं में से एक है। अब क्वेश्चन आ जाए कि संसार का प्रमुख डेल्टाओं में से कौन है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में हो तो क्लिक कर देना। फिर आता है गुफा व सुरंग। वर्षा का कुछ जल चट्टान एवं मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। कहीं कहीं चूने की चट्टानें मिलती है जिसमें जल रिस कर चट्टानों के भीतर चला जाता है तथा रासायनिक अपक्षय द्वारा चूने को घुलाकर दूर बहा ले जाता है वह पहाड़ी में गुफा व सुरंग बन जाती है। फिर आती है हिमानी। ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का बड़ा खंड ढाल पर खिसकता है तो हिमानी हिमनद कहलाता है। मतलब ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का बड़ा खंड ढाल पर खिसक जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हिमानी या हिमनद कहते हैं। पहाड़ी बाग में हिमानी सपाट चौड़ी खड़े घाटियों का निर्माण करती है तो इनका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर के तल पहले से बनी वी आकार की घाटी को हिमानी और यू आकार की घाटी में बदल जाती है। पहले घाटियाँ ये ऐसी होती है, ठीक है। फिर इनका आकार अंग्रेजी के यू आकार से पहले, मतलब पहाड़ी के बाग को पहले ये होती है, फिर क्या होती है? फिर ये यू आकार का शेप ले लेती है। फिर आता है हिमोड। जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उनका चूर्ण पर्वतों के भागों में जमा कर देता है तो इसे हिमोड कहते हैं। बालू का स्तूप। मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवनों के मार्ग में कोई बाधा होती है, पवन का वेग कम हो जाता है, ठीक है। मतलब जब हवा चलती है, पवन चलती है तो उसमें क्या होता है? अगर उसके मार्ग में कोई बाधा है तो उसका वेग गति कम हो जाती है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरती पर गिरकर बालू के टिल्लों के निर्माण करते हैं। जैसे ये हवा चल रही है, इधर इधर कुछ आया और हवा का वेग कम हो गया और हवा के साथ जो भी कण है, मिट्टी है, वो यहाँ एक जगह इकट्ठी होती रहेगी और ये एक क्या टिल्ले का निर्माण कर देगी। फिर आता है छत्रशिला। पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपर्दन का कार्य से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन निचले भाग देता है परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है, इसे छत्रशिला कहते हैं। मतलब पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपर्दन का कार्य से कुछ मीटर ऊंचाई तक होता है। इस प्रक्रिया में
इस प्रक्रिया में पवन इसलिए भाग कर देता है परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है, मतलब ऐसे। इसे क्या कहते हैं? छत्रक कहते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।